वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, और दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, अपनी टिप्पणियां भेज रहे हैं और सकारात्मक भी आती हैं, सुझाव भी आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना प्रेम दिखाने के लिए। आगे भी आप लोग ऐसे ही हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहें। कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि हर तरह के एंगल से आईपीओ से जुड़ी खबर को आप तक हम पहुंचाते रहें। और आज का ये हफ्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आईपीओ के मेले लगे हुए हैं इस समय। और आज एक आईपीओ बंद हो रहा है, 3 आईपीओ मेन बोर्ड के खुले हुए हैं। एसएमई के बहुत सारे आईपीओज हैं, तो एसएमई वाले तो कोशिश करेंगे आगे हम कवर करें, लेकिन पहले मेन बोर्ड पे बातचीत कर लेते हैं। मेन बोर्ड पे हमारे साथ आज मैनेजमेंट भी एक कंपनी की जुड़ी हुई है। हमारे साथ हारिस जावेरी जी मौजूद हैं, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर आरबीजेड ज्वेलर्स के। आप बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। मुझे पता है आपके पास समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस आईपीओ के लिए सर। थैंक यू विपुल भाई। जी चलिए आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले छोटे से 10 सेकंड में समझ लेते हैं शौर्य से कि आपकी कंपनी का कारोबार है, क्या कुछ कंपनी कर रही है। शौर्य बताइए जल्दी से। जी, जो आरबीजे ज्वेलर है उसका आईपीओ कल से खुलेगा, यानी 19 से 21 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 95 से लेके 100 रुपीज़ पर शेयर का। कंपनी पूरा फ्रेश जो जुटा और साइज है 100 करोड़ का। ये ज्वेलरी की कंपनी है, जो एक तरह से ज्वेलरी के पीछे की कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, आपका नाम सुना टाइटन, मालाबार, इनको फिर सप्लाई करती है। और कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग इनोवेशन और ट्रेडिशनल डिजाइन को मॉडर्न टच देने का कंपनी में फोकस है। और इनका एक इसमें लिखा होता है कि वर्किंग कैपिटल काफी टाइम में इंक्रीज हुए हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो इनके इन्वेंटरी डेज और कलेक्शन डेज इंप्रूव हुए हैं। तो इसे दिख रहा है कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आया है, वो शायद इनके बिजनेस के ग्रोथ का सिग्नल नजर आ रहा है। ठीक, सर सबसे पहले तो आपसे पहला प्रश्न यही करेंगे कि सोने पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं, सोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में भविष्य को लेकर के क्या उम्मीदें हैं आपको दिखाई दे रही हैं? क्या ये डिमांड बनी रहेगी, या फिर चूँकि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग जो सोना खरीदते हैं शादी विवाह के लिए, निवेश भी एक बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन शादी विवाह और बाकी जगहों पर जो है काफ़ी लोग जो है उसके लिए ख़रीदते हैं। अगर इसी तरीके से कीमतें बढ़ती रहीं और सेंट्रल बैंक्स खरीदते रहे तो फिर लोगों के लिए अफोर्डेबल जो है सोना खरीदना मुश्किल होगा। तो आपको लग रहा है भविष्य में कुछ चिंताएं हैं आपके कारोबार के लिए? विपुल भाई बहुत क्रिटिकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट मैं काफी सारे इंटरव्यू दे चुका हूं, बट वंडरफुल। सो मैं आपको इस पॉइंट में स्ट्रेस करना चाहूंगा, गोल्ड जो है ना हिंदुस्तान में एक सुपीरियर कमोडिटी है। सुपीरियर कमोडिटी का डेफिनेशन है कि जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे उसकी डिमांड भी जो है वो कम नहीं होती है, उसकी डिमांड जो है वो भी बढ़ती है। तो हिंदुस्तान में हमने देखा है कि पिछले 70 इयर्स में गोल्ड कहां से कहां चला गया है, और आई थिंक ये सुपीरियर कमोडिटी होने के कारण इस चीज का बहुत स्ट्रांग हमारे कंट्री में सेंटीमेंट है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट नोटिस किया कि शादी विवाहों में गोल्ड जो है वो खरीदा गया है कैसा नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जो है वो कल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, कंट्री है। और जहां पर शादियां आती है वहां गोल्ड खरीदना मैंडेटरी हो जाता है। तो देखो, लड़कियां जो जैसे कि बेटी होती है तो बाप अपनी बेटी को गोल्ड जरूर देता है। अभी ये जरूर है कि वो जो है वो एक्सचेंज कर ले, या उसमें नया फ्रेश गोल्ड कुछ ऐड कर ले, या कंपोजिशन ऑफ टू कर ले, या पूरा नया कर ले, वो बात अलग होती है। वो अपने अपने इनकम बेस के ऊपर डिपेंडेंट है। बट हाँ, गोल्ड एक रेजिलियंट कमोडिटी, मैं आपको बता रेजिलियंट डिमांड प्ले करेगा व्हेन इट कम्स टू वेडिंग सेक्शन और ओकेजन वेयर सेक्शन। हाँ, आपको आज लगा कि गोल्ड का प्राइस लेट से 60,000 से 65,000 चला गया, तो आप डेली वेयर जैसे आपको चेन वगैरह खरीदनी है तो आप उस परचेज को थोड़ा डिले कर लेंगे। बट जहां पर ओकेजन वेयर सेगमेंट आता है वहां पर तो आप भाई बेटी की शादी होनी है तो गोल्ड खरीदना ही है, तो वहां पर आप एक्सचेंज करवा लेंगे या कुछ नया फ्रेश पोर्शन डाल देंगे। सो आरबीजेड जो है वो होलसेलर और जॉब वर्किंग जो करता है वो ओकेजन वेयर के सेगमेंट में करता है, जहां पर गोल्ड की जो डिमांड है वो काफी रोबस्ट रही है। और ओकेजन वेयर परचेज जो है हम लोग मतलब मेनली उसमें ही केटर करते हैं। दूसरा, एक शोरूम है रिटेल का जहां पर ओकेजन वेयर और डेली वेयर दोनों है, मगर ये आरबीजेड इज प्राइमरली अ प्लेयर ऑफ ओकेजन वेयर, और जहां पर डिमांड जो है काफी रेजिलियंट है। एंड जहां पर हिंदुस्तान की बात है, एक गोल्ड को एक सुपीरियर कमोडिटी माना गया है, इसलिए क्रेडिट रिसर्च टीम भी ये बोलती है कि भाई वॉल्यूम्स जो है वो 2 to 2.5% जो है वो इंक्रीज होते हैं इंडस्ट्री वाइड। भले गोल्ड का प्राइस जो है वो 60,000 से 60,000 से 65,000 क्यों ना हो, या 30,000 से 60,000 क्यों ना गया हो। जी,
सर चलिए अब अगला क्वेश्चन आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर है। आपकी कंपनी का इनोवेशन पर काफी फोकस है और आपको उतना फोकस है लगातार मार्केट ट्रेंड्स को देखने का, उसके हिसाब से फिर आप इनोवेट करते हैं। तो जो पिछले 2-3 सालों से कोविड आया है तो उसके बाद आपको ऐसे गोल्ड के मार्केट में, ज्वेलरी में क्या अलग ट्रेंड नजर आया, फिर उसके ट्रेंड के हिसाब से आपने क्या नए प्रोडक्ट्स लेके आए थे? शौर्य जी, गोल्ड का जो ट्रेंड है ये बेसिकली देखो, जो फीमेल जेंडर है, लेडीज जो है, उनका जनरली ऑर्नामेंट्स होता है ज्यादातर गोल्ड ज्वेलरी, और उसके अंदर हमारी डिजाइन, प्रोफेशनल डिजाइन टीम है जो ट्रेंड को एनालाइज करती है। ट्रेंड भी कैसा है कि हिंदुस्तान भर में कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड आ गया वैसी कोई बात नहीं होती है, मगर जोनल ट्रेंड जरूर आते हैं, चाहे नॉर्थ में कुछ अलग हो, वेस्ट में अलग हो, साउथ में अलग हो। हाँ, अगर आप बोले जाए कि गोल्ड में कोविड के बाद क्या इफेक्ट आया है, तो हम लोगों का जो एक डिजाइन एक्सपेक्ट के मीडियम में डिजाइनिंग बेटर चाहिए और फैलावट ज्यादा चाहिए। द स्प्रेड ऑफ द सेट शुड बी मोर, ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, और वेट जो है वो थोड़ा हल्का होना चाहिए। ये प्रीडोमिनेंटली हर एक सेगमेंट में आ गया, मतलब हर एक जोन में देखने को मिला है। बट एस्थेटिक्स वाइज हर एक सेक्टर जो है अपने हिंदुस्तान में वो बटा हुआ है। गुजराती का अलग कल्चरल बिहेवियर है, पंजाबी का अलग कल्चरल बिहेवियर है, बंगाली का अलग कल्चरल बिहेवियर है। तो वो लोग उसके हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं कि उसमें क्या इनोवेशन लाया जाए। आई थिंक दैट इज too much in micro details, but we have a professional design team who are focused to study about the trends in the market। जहां हम लोग कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, अपने सेल्समैन वहां जाते हैं, उनसे हम लोग डिजाइनर्स को फीडबैक दिलवाते हैं, सोशल मीडिया की रिसर्च करते हैं, क्लाइंट से डायरेक्टली बात करते हैं, और अपने यहाँ पर ग्रास रूट लेवल में भी जो रिटेल चलता है उससे भी हमको काफी सारी नॉलेज मिलती है ट्रेंड्स को एनालाइज करने में। बट वी आर वेरी विजिलेंट टुवर्ड्स इट। जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्योंकि अभी भी ये जो पूरा हमारे यहाँ का जो गोल्ड मार्केट है, शहरों को अगर आप छोड़ दीजिए, जो बड़े शहर हैं या टियर 2 सिटीज़ हैं, अभी तक जो छोटे शहरों में या गांव में या बाकी पूरे देश भर में जो भरोसा है वो बड़े ब्रांड से ज़्यादा लोग अपने मोहल्ले के सुनार पे ज़्यादा करते हैं और वहाँ से ज़्यादा ख़रीदारी करना पसंद करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा शुद्धता होगी, वहाँ पे कारण जो भी हो, लेकिन मतलब एक बड़ा अभी भी जो अगर हम देखें तो ब्रांड्स से ज़्यादा उधर जो है फोकस रहता है। ये आपको लगता है कितना बड़ा चैलेंज होता है आप लोगों, आप जैसे लोगों के लिए, और आगे आने वाले समय में क्या अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है वो आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? सर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है उसका शेयर 100% पिछले 20 साल में काफी डिक्लाइन हुआ है। मैं 20 साल पहले एक ऑर्गेनाइज रिटेल जो है वो महज 10 या 15% था, आज हम लोग ऑर्गेनाइज रिटेल जो है 40% के करीबन हम लोग देख रहे हैं। तो द गेन इन ऑर्गेनाइज रिटेल भी ये है कि भाई हमको पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है, हमारे पॉलिसीज जो है फेवर में आ रहे हैं। ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स इकोनॉमी टू बी वेरी क्लीन। सो इस केस के अंदर वी आर द प्लेयर इन दैट सेगमेंट। जहां पर बात करें टायर 2 और टायर 3 सिटीज की, हम लोगों ने सर 17 साल में मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि जो एक अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर था मार्केट का, वो उसने अपने तौर तरीके जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कर लिए हैं, वो शुरू हो गया है। तो टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी आपको देखेंगे कि आपको बड़े प्लेयर्स मिलेंगे, स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स मिलेंगे, जो पहले शायद तक अनऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं मगर आज की डेट में ब्रांड के साथ ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, और उन कुछ प्लेयर का नाम हमारे शायद तक प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन होगा। बिल्कुल जी सर, चलिए अब क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल को लेकर पूछ लेते हैं। आपके रेवेन्यूज लगातार बढ़े हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके एबिटा मार्जिन में फ्लक्चुएशंस आए हैं, 19.78%, फिर 10.79 और फिर 13.78। तो क्या गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से? लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं जो आपके आरओए मार्जिन सब इंप्रूव होते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है आपने एसेट टर्नओवर को इंप्रूव करा है। तो ये दो प्रोलॉन्ग क्वेश्चन है, आपने एसेट टर्नओवर को इंप्रूव करने के लिए क्या करा है और आपका रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? शौर्य जी, अगर आपको आरबीजेड के बारे में समझना है तो आरबीजेड के बारे में आप उनके वॉल्यूम डेटा से समझिए। सी वी आर इनटू 3 सेगमेंट्स, एक है रिटेल, एक है होलसेल और तीसरा है जॉब वर्क। वैसे सिनर्जी वाइज बात करें तो हम लोग रिटेल करते हैं और होलसेल करते हैं, जस्ट बिकॉज के होलसेल में हम लोगों को एक क्लाइंट जो है वो एडवांस मेटल देता है, इसकी या पूल ऑफ क्लाइंट्स जो हमको एडवांस मेटल देता है, बिकॉज हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है उस लेवल पे। तो वहां पर हम लोगों को जॉब वर्क में हम उसका चीज आ जाता है। नहीं तो बेसिकली सिनर्जी वाइज इट इज जस्ट 2 सेक्शन, रिटेल एंड होलसेल। फाइनेंशियल, यस देयर आर 3 एस्पेक्ट, रिटेल, होलसेल एंड जॉब वर्क। ये 3 सेगमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करेगा कि हमारा एबिटा मार्जिन जो है वो कैसे फ्लो करेगा। लेट्स अज्यूम कि जॉब वर्क अगर आप देखेंगे तो जॉब वर्क अगर बहुत बढ़ गया या रिटेल का चीज बहुत बढ़ गया तो एबिटा मार्जिन जो है वो बहुत इंप्रूव होगा।
मगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जब बात करें तब तीनों सेक्टर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मोटा मोटी इक्वली डिवाइडेड है। 18 to 22% जो है, जॉब वर्क में थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। बट अगर आप एबिटा की टॉप लाइन से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आई थिंक दैट इट नॉट माइट शो अ ट्रू अ गुड पिक्चर ऑलवेज। इट विल बी बेटर टू एनालाइज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वॉल्यूम्स, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसको ट्रिकल डाउन करेंगे एबिटा मार्जिन के अंदर। वी आर फोकस टू ग्रो ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पार्ट। हमारा कंपनी का एक सिंपल सा मोटो रहता है कि 100 रुपया है, अगर 100 रुपए में अगर हम लोग 20-25 रुपए कमा लेते हैं तो दैट इज अ फेयर इनफ ग्रोथ। एंड अगर उसमें मैक्सिमाइज हो सकता है 25 to 30%, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। जी चलिए सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सवाल तो और भी थे, लेकिन अब मुझे पता है कि आपकी शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग होने वाली है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है अपना समय महत्वपूर्ण देने के लिए। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जब लिस्टिंग होगी तो आपके निवेशक भी को भी अच्छा मुनाफा मिलेगा और वो लोग भी काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विपुल भाई, थैंक्स फॉर द विशेस। चलिए रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, कल से खुल रहा है आईपीओ, अगर आपकी निगाहें पहुंची हों आरबीजेड के ऊपर तो जानना चाहेंगे क्या कुछ आप देख रहे हैं, इस पूरे सेक्टर को किस तरीके से आप देख रहे हैं, इस कंपनी को कैसे पढ़ रहे हैं, और अभी आपने मैनेजमेंट को सुना, उस पर कोई टिप्पणी आपकी। देखिए विपुल जी, आपने और शौर्य ने मिलके सवालों की बौछार करी और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल वैलिड सवाल थे जिसका कि जवाब लेना जरूरी था। और मैनेजमेंट में खास तौर से हरित ने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत कॉन्फिडेंट जवाब दिए। तो एक मैनेजमेंट को समझने के लिए मुझे लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ है स्टॉक्स की बात करें, देखिए आपको ईपीएस की वैल्यू के हिसाब से देखें तो आपको हायर वैल्यू पे ट्राई करना चाहिए, यानी 100 रुपीज का प्राइस बैंड जो ऊपर वाला है उसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बनता 102 103 की वैल्यू है। तो थोड़ा सा अंडरटोन भी लेकर आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में जो ओवरऑल फंडामेंटल होने चाहिए थे, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल है, रेवेन्यू को अगर देखते हैं तो वो इंक्रीज हुआ है कंटिन्यू, और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क कंटिन्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, रिजर्व सरप्लस भी इनके पास है। तो मुझे लगता है कोई ऐसा रीजन बनता नहीं कि आप अप्लाई ना करें। मुझे लगता है आपको बिल्कुल इसकी तरफ देखना चाहिए। और ज्वेलरी स्टॉक्स में अब शायद मेरे ख्याल से एक दौर चेंज होता हुआ सा नजर आ रहा है, फोकस बिजनेस होता जा रहा है और काफी हद तक रेगुलराइज हो गया है। जिस तरीके से अब यहाँ पर डिजाइन्स लेकर के देखते हैं तो अट्रैक्शन तो काफी बढ़ा है, और मुझे लगता है वेडिंग सीजन भी आगे काफी स्ट्रांग होने वाला है, तो इसका फायदा होगा और आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन तो एटलीस्ट आपको देके जाए। जी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इस पर भी कल और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आज काफ़ी सारे आईपीओज़ हैं, 3 आईपीओज़ आज खुल रहे हैं और एक आईपीओ ऐसा भी है जो कि आज बंद हो रहा है। तो पहले ज़रा उस पर बातचीत कर लेते हैं जो आज बंद हो रहा है, और काफ़ी सकारात्मक रुझान वहाँ पर देखने को मिल रहा है। शौर्य, क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े? ये आंकड़ों की अगर बात करें तो आज 12:30 बजे तक ये 6.58 टाइम्स बढ़ चुका था, और जीएमपी चल रहा है इसका 660 रुपीज़ के अपर प्राइस बैंड पे 535 रुपीज़ का। तो यानी इसे बहुत एक ज़बरदस्त लिस्टिंग की उम्मीद जताई जा रही है। हमने डिस्कस करा है पहले, कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अधिकतर ने ब्रोकर्स ने और हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सलाह दी है। जी चलिए, आइनॉक्स इंडिया आज जो है बंद हो रहा है, और जैसा कि हमने लगातार मैनेजमेंट से भी आपको बात करके सुनवाई, तमाम एक्सपर्ट की राय आपको सुनाई, और यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसमें निवेश जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। ब्रोकर्स की राय एक बार दिखा दीजिए, आज आखिरी दिन है, तो हमारे जो दर्शक हैं जो आज इस आईपीओ में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आपको बता दें कि ज़्यादातर जो है जो ब्रोकर्स हैं वो यहाँ पे ख़रीदारी की ही सलाह दे रहे हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए 500 से ऊपर इस समय जाता हुआ। रवि जी के पास चलते हैं। सर, आपकी राय क्या रहेगी सर आइनॉक्स इंडिया को लेकर के? काफ़ी सकारात्मक रुझान है रिटेल निवेशकों की तरफ से भी और ब्रोकर्स की तरफ से भी, आपकी राय क्या होगी? देखिए इसके फंडामेंटल तो काफी जबरदस्त है, और आप और शौर्य ने बहुत मैनेजमेंट को जब जोड़ा था तो मुझे याद है कि काफी डिटेल में क्वेश्चन करी थी और मैनेजमेंट बड़ा कॉन्फिडेंट था। प्लस दूसरी बात है कि जो पैसा हम इनके लिए ले रहे हैं 68 कंट्रीज 62 कंट्रीज जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये अपना एक्सपोर्ट करते हैं, तो और इक्विपमेंट्स जो बनाते हैं वो यूनिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। आपको जीएमपी तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिस्टिंग गेन तो मिलेगा, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है अप्लाई इसमें जरूर करिएगा। मिस कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इमीडिएट एक बार को जरूर देखिए, इसको रिविजिट करिए जाकर। जी चलिए, तो यहाँ पर राय स्पष्ट रूप से निकल करके आती हुई, आज आईपीओ बंद हो रहा है,
पैसे अगर आपको लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जब हमारे साथ अरुण जी जुड़े थे तो अरुण केजरीवाल जी, उनका कहना ये था कि अगर आप लिस्टिंग पर नहीं निकलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लंबी अवधि में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो लिस्टिंग इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रोकर्स की राय, मैनेजमेंट, पूरा इस पर एक 360 डिग्री व्यू जो है हमने आपको बता दिया है, तमाम एक्सपर्ट की राय बता दी। यहाँ पर अरुण मंत्री, अरुण केजरीवाल, अब रवि सिंह जी और तमाम जो ब्रोकर्स हैं उनकी तरफ से सकारात्मक रुख निकल के आ रहा है। अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं, शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य बताइए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे आंकड़े। जी, अगली कंपनी वो है जो ऑलरेडी एक बड़े ब्रांड का पार्ट है, वो है मुथूट फाइनेंस का। उसका आ रहा है मुथूट माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है, जो आज 18 दिसंबर से खुला है और 20 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है इसका 277 से लेकर 291 रुपीज़ पर शेयर का, और आईपीओ से 960 करोड़ जुटा रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इशू है 760 करोड़ और 200 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। और आज 18 दिसंबर 12:30 बजे तक, अभी ये पहले दिन है तो 12% भरा है। जीएमपी चल रहा है इसका 291 रुपीज़ के प्राइस पर 80 रुपीज़ पर शेयर को, और कंपनी बेसिकली महिलाओं को लोन देने के कारोबार में है। महिलाओं को लोन देने के कामकाज में है। और आज सुबह एक दो जगह मैंने मैनेजमेंट के इंटरव्यू को सुना और पढ़ा, तो हम कोशिश करेंगे कल वो हमारे साथ रहें। तो उनका कहना ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना हम कर्ज दे सकें, और भले ही जो है कोई गलत कर्ज चला जाए पर कोई जेन्युइन व्यक्ति इसको कर्ज की आवश्यकता है वो हमसे छूटने ना पाए, ये उनकी कोशिश रहती है। ऐसा उन्होंने एक दो इंटरव्यू में कहा है। इस बीच इस पर बातचीत करें उससे पहले शौर्य, आपके लिए अनुज वर्मा जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि शौर्य की स्माइल बहुत मस्त लगती है, प्लीज़ स्माइल शौर्य। तो आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, आप भले ही लखनऊ में नहीं हैं लेकिन मुस्कुराइए। रवि जी के पास चलते हैं। रवि जी, अब मुथूट पे आपकी राय जानना चाहेंगे। लिस्टेड कंपनी एक ऑलरेडी है, उसकी अब एक जो सब्सिडरी कंपनी है वो अब अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, महिलाओं को कर्ज देने का काम करती। माइक्रो फाइनेंस सर आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड है, कैसे इस पूरे सेगमेंट को आप देख रहे हैं और जो प्राइसिंग रखी गई है उसे कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, काफी मैंने एनबीएफसी सेक्टर पे काफी आरएनडी कर रखी है, और मुथूट फाइनेंस का आईपीओ तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो अट्रैक्शन दे रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो है मुझे थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मजबूर कर रही हैं। और उस जहाँ पर बात है शौर्य की, देखिए शौर्य तो अभी बैचलर है, ऑब्वियसली कि इसको ऑफर भी बहुत आने वाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए तैयार रहे। फिलहाल अफसोस खाली इतना ही है कि पुरुषों की तरफ से आ रहे हैं सर ज़्यादातर। चलिए जी सर, जी 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 जी, देखिए इस समय मुथूट फाइनेंस के आईपीओ को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरटोन जा रहा है, और प्राइस बैंड भी अगर मैं देखता हूं तो मुझे 250 रुपए का प्राइस बैंड जोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा था। तो अगर आप इस समय पूरे रेशियो को कंपैरिजन करें ना, तो इससे ज्यादा अंडर वैल्यूड वैल्यूज मिल रही है। और मुथूट फाइनेंस के और भी स्टॉक्स यहाँ पर लिस्टेड है जो फाइनेंस है, एनबीएफसी की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर कुछ करेंगे, कुछ ऐसा छूट जाता है तो आपका मिस नहीं होगा। आई होप सो। चलिए, थोड़ा सा महंगा लग रहा है यहाँ पर मुथूट जो है रवि जी को। वो कह रहे हैं अगर यहाँ पे अगर आप मिस कर देते हैं तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, और वैसे ही बहुत सारे आईपीओ लगे हुए, मेला लगा हुआ है। अब इस मेले में कैसे चुना जाए ये एक बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती को हल करने के लिए हम रवि जी की शरण में इस समय पहुँचे हुए हैं। ये फिलहाल कुछ एक ब्रोकर्स की राय जो है यहाँ पर आती हुई। आनंद राठी रिसर्च कह रही है सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा लिस्टिंग इनकी उम्मीद नहीं है। स्टॉक बॉक्स कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, अरिहंत कैपिटल मार्केट्स कह रहे हैं सब्सक्राइब करें। तो ये अलग अलग तमाम ब्रोकर्स की राय हम आपको दिखाते रहते हैं, सबकी बात सुनाते रहते हैं। निर्णय आपको करना है, आपके पैसे हैं, वो आप वो समझ के करिए। चलिए अगली कंपनी के पास, अगली कंपनी के बारे में जानने के लिए चलते हैं शौर्य जी। अगली कंपनी भी ज्वेलरी की कंपनी है, और इसके जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। ये इसका नाम है मोतीसन ज्वेलर्स, ये जयपुर में एक ज्वेलरी का ब्रांड है, और इसमें प्राइस बैंड है 52 से लेकर 50 रुपीज़ का, और आईपीओ से 151 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। पूरा ही फ्रेश इशू है, और आज 18 दिसंबर तक 12:30 बजे तक 1.5 गुना भर चुका था। लेकिन इसका जीएमपी चल रहा है 120 रुपीज़ का, तो यानी इसे 200% से भी ज़्यादा का जीएमपी मिल रहा है। और तब की बात है जब अधिकतर ब्रोकर्स ने इस पर कॉशियस राइड दी है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़े से कॉशियस नज़र आ रहे हैं लोग। इंडसेक्स रिसर्च का कहना है सब्सक्राइब विद कॉशन, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट कह रहा है कि सब्सक्राइब विद कॉशन, कैपिटल मार्केट कह रहा है अवॉइड। अब रवि जी क्या कर रहे हैं वो उनसे पूछते हैं। आपको भी लग रहा है सर कुछ यहाँ पर क्यों लोगों का रुख इस तरीके का है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं पॉजिटिव है व्यू? नहीं, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं इंडिपेंडेंटली इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे नंबर्स सब जो है वो नॉकआउट नंबर स्टैटिस्टिक्स फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी
9 9.5 करोड़ से 22 करोड़ 5 करोड़ के पास है। और खास बात यह कि इनकी बोरोइंग नहीं बढ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं उसमें बोरोइंग बढ़ती जाती है, प्रॉफिट बढ़ाते जाते हैं, और सेल्स नंबर, एसेट क्वालिटी देखते हैं तो मुझे लगता है अच्छा है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन रेशियोज पे प्राइस बैंड जो आया है वो सबसे ज्यादा जरूरी। अब 55 रुपए का प्राइस बैंड है सर, लिस्टिंग गेन में मुझे ऐसा लगता है कि 10% का गेन तो आपको दे ही सकता है। तो सब मत सुनिए जब सब अवॉइड कर रहे हो, सब चीजें देख रहे हो, लेकिन नंबर्स पर यकीन रखिए। और मुझे अभी लगता है जो हमारा पैरामीटर है, जैसे हमें और शौर और आपने डिसाइड किया कि जीएमपी प्राइस देखें, सब्सक्रिप्शन देखें और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी, अगर 3-4 चीजों का मर्ज मिल रहा है तो बिल्कुल एक बार अप्लाई करना चाहिए। और मुझे लगता है बिल्कुल ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और एक बार को अप्लाई किया जा सकता है, 8 से 10% के गेन मिलने के चांसेस बनता है। चलिए, तो यहाँ पर जो ब्रोकर्स हाउसेस की रिपोर्ट निकल के आ रही है वो कह रहे हैं कॉशन, लेकिन रवि जी कह रहे हैं कि नहीं, का जो तमाम पैरामीटर्स जो हमने तय किए हुए हैं उस पर ये खरी उतरती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। तो लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पर 10% के आसपास मिल सकता है, उसके लिए आप अप्लाई करें, ये फिलहाल रवि जी का मानना है। तो अब तक हमने 2 IPOs 3 IPOs जो डिस्कस किए हैं उसमें जो है थोड़ा महंगा लग रहा है रवि जी को, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर राय निकल करके आई है। बोथसन ज्वेलर्स पे जो है सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई है रवि जी की तरफ से, और आइनॉक्स विंड तो निश्चित रूप से आपको पैसे लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए अगली कंपनी के लिए भी चलते हैं शौर्य के पास। जी, अगली कंपनी है रियल एस्टेट की कंपनी है सूरज एस्टेट डेवलपर, जो मुंबई रीजन में बेसिकली रियल एस्टेट का काम करती है और इस पे ब्रोकर्स की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। आईपीओ की डिटेल्स देखें तो 18 से 20 दिसंबर तक खुलेगा। प्राइस बैंड है इसका 340 से लेकर 360 रुपीज़ का। कंपनी 400 करोड़ जुटा रही है जो पूरा ही फ्रेश इशू है और ये आज 12:30 बजे तक 10% भरा था। जीएमपी चल रहा है इसका 70 रुपीज़ पर शेयर का। चलिए 70 रुपये का जीएमपी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अभी 400 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। अब यहाँ पर क्या राय निकल के आई है वो देख लेते हैं। स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट कह रहा है सब्सक्राइब, अरिहंत कैपिटल मार्केट कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए निवेश करें। सर, ये जिस सेक्टर में आ रही है कंपनी उस सेक्टर में काफ़ी आग लगी हुई है और ख़ासतौर से जब अमेरिका में ये बात कही गई कि संकेत इस तरह के दिए गए कि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, उसके बाद से रियल्टी में काफ़ी मोमेंटम है। उसका कितना फ़ायदा मिल सकता है इस आईपीओ को? हालांकि आज पहला दिन है, अभी तक करीब 10% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। आपकी राय इस पर? विपुल जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और इसमें एक ऐड ऑन करूंगा, आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी ये बन सकता है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बैंकों में 8 साल के बाद जो है वो पावर इंडस्ट्री में 8 से 10 साल के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, सेम पैटर्न आपको रियल्टी काउंटर पे भी 14 साल के बाद आपको सारे रियल्टी काउंटर में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट इकोनॉमी में दिख रहा है। लेकिन अभी इस आईपीओ की एक बार बात कर लें। देखिए, आईपीओ मुझे अच्छा लग रहा है, प्राइस बैंड थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन के लिए आपको प्रॉबिलिटी नहीं देगा। कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, मुंबई में इनका काफी अच्छा होल्ड है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जाते हैं तो लगता है कि हाँ बिल्कुल एक बार अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी आपके पास वक्त है, आप इसको 1-2 दिन और देख लीजिए। और मुझे लगता है मनी 9 पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और श्योर जब जीएमपी प्राइस बता रहे होंगे, जब इसका जीएमपी प्राइस 100 से 120 रुपए होता है तो मैं ये पैरामीटर बहुत मुश्किल से कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि 100 से 120 रुपए होता है तो आप अप्लाई करिएगा। अगर नहीं होता है तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़ना चाहिए, अगर सब्सक्राइब बहुत बढ़ जाता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जीएमपी प्राइस, दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है और जरूर अपडेट लाएंगे। तो ये 2 पैरामीटर्स पे आप इस पे नज़र बना करके रखिए। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, अगर चूँकि आज पहला दिन है और अभी तक जब तक शौर्य आए हुए थोड़ा समय हो गया, यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आंकड़े बदलते रहते हैं तो हो सकता है अभी बढ़ गया हो। अभी आपको अपडेट लेटेस्ट दे देंगे थोड़ी देर में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जीएमपी जैसे 100 से 120 जाता है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज चूँकि पहला दिन है तो अभी ये फिलहाल एक राय आपके लिए हमने तैयार करके दी है। ब्रोकर्स रवि जी, आगे भी रवि जी से हम बातचीत करते रहेंगे क्योंकि आईपीओज अभी 3 दिन तक खुले रहेंगे। तो जब वाह के आईपीओ सेगमेंट में हम फ़ोन के माध्यम से या लाइव उनके साथ जुड़ करके वाह के आईपीओ के सेगमेंट में और डिटेल एनालिसिस जब क्लोजिंग होगी, होने वाली होगी, तब हम और आगे भी करते रहेंगे। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ वाह के आईपीओ है के सेगमेंट में, और आईपीओ बाजार से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो हर रोज़ दोपहर 1 बजे जुड़िए हमारे साथ हेलो मनी 9 के लिए, अपने सवाल शेयर बाजार के पूछिए, और आईपीओ बाजार के लिए 1:45 बजे वाह क्या आईपीओ है। तो चलिए फिलहाल वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।